हेलो नमस्कार राम राम, कैसे हो सभी। सभी अच्छे होंगे ऐसे ईश्वर से कामना करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। लेकिन मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर को, जिसमें तंत्रिका तंत्र या फिर नियंत्रण एवं समन्वय पूछा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही आता है दोस्तों, तो आपको इस प्रश्न को सही करने के लिए इस क्लास को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। कहते किसे नियंत्रण एवं समन्वय? देखो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा और कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, बस यही पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें एक तंत्रिका तंत्र है तो दूसरा यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र है भाई। ठीक है। तंत्रिका तंत्र में आप कोशिका पढ़ेंगे, जो कि तंत्रिका कोशिका है, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। और ये न्यूरॉन आपकी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे मस्तिष्क या ब्रेन, और अगला है आपकी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, यहाँ पे हम लोग अंतःस्रावी में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे: बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ढांचा एक बना दिया है मैंने आपके दिमाग में कि हम लोग इन इन चीजों को टारगेट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तंत्रिका तंत्र। दो प्रकार का होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, जिसको जिसमें से एक प्रकार जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, तो दूसरा होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। यानी एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन कौन सा? केंद्रीय और परिधीय, यानी सेंट्रल और पेरिफेरल। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम में हम लोग मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पढ़ेंगे, दो भाग। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पेरिफेरल में देहिक तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र को या तंत्रिका कोशिका को। लेकिन उससे पहले ये डायग्राम आप लोग आराम से इसको देखिए। ये जो डायग्राम है, इससे ये एक नश्वर शरीर है, और नश्वर शरीर आपके और मेरे जैसा ही है, लेकिन इसमें इस प्रकार के कुछ धागे नुमा रचनाएं आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। यही आपकी तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका है, जो कि आपकी शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज होती है, उसके जितने भी मैसेजेस है उसको ब्रेन तक पहुंचाती है। आप ऐसा समझिए, आप ऐसा समझिए कि मैं बोल रहा हूं, मैं चल फिर पा रहा हूं, तो वो चीजें, वो जो आपका जो मस्तिष्क आदेश दे रहा है तभी हो पा रहा है। यानी बिना मस्तिष्क के हम लोग नश्वर है, अपने पास कुछ नहीं है। मेरे पास अगर मस्तिष्क नहीं है, बहुत सारे जो पागल लोग होते हैं, जैसे मतलब मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, तो उनमें बोलते हैं इसका दिमाग खराब है। लेकिन यहाँ पे आपका जो मस्तिष्क है, जितनी भी चीजें, जैसे आपको पता है कोई मेंटली डिस्टर्ब लोग होता है, वो सही से खा नहीं पाते हैं, गिरा देते हैं। ये चीजें आप लोगों ने देखी होगी, है ना। या बोलते हैं तो वो कुछ अटपटा बोल देते हैं, यानी हम लोग बोलते हैं इसमें दिमाग नहीं है भाई, इसका दिमाग खराब है। लेकिन ये जो तंत्रिकाएं हैं, अगर ये काम करना बंद कर दे दोस्तों, तो क्या हो जाए? एक तो आप लोगों ने पैरालाइसिस सुना होगा, यानी जो शरीर है वो हिलना डुलना ही बंद हो जाएगा, बोलना चालना ही हम लोग बंद हो जाएंगे। एक होता है पैरालिसिस पूरे शरीर का। एक कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी का हाथ ही पैरालिसिस हो जाता है, हाथ को ऐसे रखता है, अगर वो हाथ को ऊपर उठाना चाहता है नहीं उठा पाता है, यानी उसको पता ही नहीं चलता है कि अपना हाथ भी है नहीं है। यानी कि अगर हम लोग तंत्रिका कोशिका को या न्यूरॉन्स को या फिर तंत्रिकाओं को निकाल दें, या तंत्रिका तंत्र को हम लोग बाहर निकाल दें अपने शरीर से, तो हमें अपने कांटे चुभने का, बोलने का, चलने का, दर्द का, हंसी का, खुशी का किसी का एहसास नहीं होने वाला है। ये आपकी तंत्रिका कोशिका है, जिसमें अलग अलग इसके पार्ट है। इन सब पार्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं। आपको इसमें केंद्रक भी मिलेगा, इसमें आपको इसमें दुर्मिका भी मिलेगी, आपको इसमें दुर्मास्य, जिसको दुर्मास्य भी मिलेगा, आपको इसमें तंत्रिका काय भी मिलेगा। ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये एक तंत्रिका कोशिका है, जो कि धागे नुमा रचनाएं होती है। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तंत्रिका कोशिका की। डायग्राम आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। एक एक चीज को समझाने की कोशिश दोस्तों करता हूं। सबसे पहले सबसे ऊपर आपको सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा दुर्मिका, जिसको डेंड्रोइड बोलते हैं। दोस्तों, ये डेंड्रोइड काम क्या करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये आपके जो है निश्चल आपको हम लोग ये कहेंगे इसको कि ये जो है, ये डेंड्रोइड या दुर्मिका जो है, ये काम क्या करते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरण का कार्य करते हैं, और ये बाहर की तरफ फैले रहते हैं।
क्या है, बाहर की तरफ जो है फैले रहते हैं दाग के रूप में। ठीक है, फिर आता है कोशिका काय, और इसी कोशिका काय में क्या क्या होता है, केंद्रक भी होता है, निश्चल कण भी होते हैं जो कि प्रोटीन होता है एक प्रकार का। ठीक है, इसको साइटोन भी बोलते हैं, आपको बताइए। इसमें निश्चल ग्रेन्यूल्स आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये होता है एक तंत्रिकाक्ष जो कि कोशिका काय से निकलकर आपके अंतिम छोर तक ये फैला रहता है। एक धागेनुमा रचना होती है जो कि आपके जितनी भी सूचनाएं हैं उनको दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, अब इसके इसके जो किनारे पे है, लास्ट अंतिम छोर पे जो है सिनेप्टिक नोब होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक तंतु या पुट्टिकाएं। सिनेप्टिक तंतु या पुट्टिकाएं जो है ये एक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर इसमें पाए जाते हैं जो कि आपके जितने भी उद्दीपन होते हैं उनको दूसरी तंत्रिकाओं में भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके बीच बीच में स्पेस पाए जाएंगे तंत्रिकाओं के ऊपर। एक तो माइलिन का आवरण होगा जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, और यहाँ पे जो है इन शीथ के बीच में स्पेस पाए जाएंगे जिनको नोड ऑफ रेनवेयर बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहली बात, न्यूरॉन के भाग। आपको बन बता ही दिया कि तंत्रिका कोशिका जो है, आपकी जो न्यूरॉन है ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसके भाग कौन कौन से हैं ये हम लोग देखते हैं। पहला है दुर्मिका। दुर्मिका जो है कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी रचनाएं होती है जो कि सूचना प्राप्त करती है, यानी सूचना को कैप्चर कौन करेगा। ठीक है, अभी मैंने बोला कि सूचना जो कैप्चर करने वाली है वो है दुर्मिका। ठीक है, अब उसके बाद में कौन सा आता है, कोशिका काय, जो कि प्राप्त की गई सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में चलाती है, और इसी में आपके निश्चल कण भी पाए जाते हैं, इसी में आपके केंद्रक भी पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है तंत्रिकाक्ष, जो कि सूचनाओं को विद्युत आवेग को जो है कोशिका काय से दूसरी कोशिकाओं में तक पहुंचाएगा, है ना, दूसरी कोशिका की दुर्मिका तक पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद दुर्मिका आपको पता है कैप्चर करेगी, और कैप्चर करके कहां पे, कोशिका काय को दे देगी। इसी प्रकार के क्रम चलता रहता है। यानी एक दुर्मिका जो इस प्रकार के अंगुलीय रूप में आपको प्रवर्ध दिखते हैं वो आपकी क्या करेगी, कैप्चर करेगी सूचनाओं को। जैसे कैप्चर किया, किससे कैप्चर करेगी, कोशिका काय से। अब कोशिका काय से कैप्चर करके कहां पहुंचाएगी, वापस कोशिका काय के पास पहुंचाएगी अगली कोशिका की, है ना, जो अगली तंत्रिका कोशिका है। अब तंत्रिका कोशिका जो है आपकी, ये तंत्रिका कोशिका है, इसका कोशिका का ही है। इसमें क्या होता है, तंत्रिकाक्ष होता है। ये तंत्रिकाक्ष जो है ये कोशिका जो सूचना है, इस सूचना को सीधा लेके जाएगा, और लेके जाके आपके समझने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे एक कोशिका काय है, उसके पास सूचना पहुंच गई, यहाँ से एक धागा निकल रहा है, और ये धागा क्या करेगा, ये धागा आपकी सूचनाओं को कैप्चर करेगा, किससे, दुर्मिका से। कोशिका काय में सूचना आ गई है, अब उसके बाद अगली कोशिका की दुर्मिका तक पहुंचाना है। तो इस प्रकार से धीरे 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 आपके पास मस्तिष्क के पास ये सूचना पहुंचती है। फिर रहता है इसमें सिनेप्स। सिनेप्स जो है तंत्रिका के अंतिम छोर पे रहता है। ठीक है, क्या रहता है, अंतिम छोर पे रहता है। ठीक है, सिनेप्टिक पुट्टिका ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये दुर्मिका के मध्य का रिक्त स्थान जो है इसको तो क्या बोलते हैं, दुर्मिका के मध्य का रिक्त स्थान है, इसको तो सिनेप्स बोलते हैं। और एक होती है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं जो कि अंतिम छोर पे रहती है, अंतिम छोर पर इस प्रकार से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपकी तंत्रिकाक्ष है, और यहां से ये आपकी क्या है, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, और यहां पे एक स्पेस पाया जाएगा, स्पेस। और ये जो स्पेस है दोस्तों, ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, ये जो आपकी सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं और इसके बीच में जो स्पेस है उसको सिनेप्स बोलेंगे। अगली यहाँ पे वापस दुर्मिका आ जाएगी, और दुर्मिका क्या करेगी, सूचनाओं कैप्चर करेगी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए भाई, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया। मैंने चीजों को डिटेल्ड नहीं लिया है, आपको जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए बस। प्रतिवर्ती क्रिया जो है किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे अचानक से हमारा जो हाथ है वो गर्म वस्तु को छू जाए, या हमारे पैर में अचानक से सांप आ जाए, या अपने पैर में कांटा चुभ जाए, तो उसके विरुद्ध हम लोग जो कार्य करते हैं, जो अनुक्रिया हम लोग करते हैं, हाथ जैसे गर्म वस्तु के छुआ, हम लोगों ने क्या किया, हाथ को हटा लिया। तो हाथ को हटाने वाली जो क्रिया है वो प्रतिवर्ती क्रिया है दोस्तों। कांटा छुपा तो कांटा छुपते हम लोग दर्द से कर रहे हैं, और वो जो है वो दर्द से कराना या उसके प्रति जो प्रति अनुक्रिया करना है वो आपकी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है।
प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप किसे कहेंगे? कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जो है जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अनुक्रियाएं दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी अनुक्रियाएं तीन प्रकार की होती है? एक होती है ऐच्छिक क्रिया, जो जिसको जो है अग्र मस्तिष्क जो है वो नियंत्रित करता है, जैसे बोलना और लिखना, ये होती है ऐच्छिक क्रिया। मेरी मर्जी होगी तो मैं बोलूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं लिखूंगा। आपके बाप दादा भी आ जाए तो मैं लिखूंगा नहीं, है ना? मेरी मर्जी होगी तभी मैं लिखूंगा, इसलिए उसको ऐच्छिक क्रिया करेंगे। मेरी इच्छा होगी तभी लिखूंगा, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया किसे कहेंगे? मेरी मर्जी नहीं भी होगी तो भी करना पड़ेगा। श्वास नहीं लूंगा, थोड़ी देर में खत्म मामला, और शमशान घाट पे अपनी यात्रा स्टार्ट। दिल धड़कना बंद हो गया, क्या होगा? वही शमशान घाट वाली यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। प्रतिवर्ती क्रिया तीसरी प्रकार की क्रिया, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया, जिसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? मेरुरज्जु। लेकिन अनैच्छिक क्रियाओं को मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क आपके नियंत्रित करता है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखा है। प्रतिवर्ती क्रिया गर्म वस्तु को छूना, छूने पर हाथ हटा लेना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया बोलना लिखना ऐच्छिक क्रिया है, अग्र मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन, दिल का धड़कना, जितनी भी चीजें हमारे शरीर में अपनी इच्छा के विरुद्ध होती है वो अनैच्छिक क्रिया है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र के कार्य भी पता होने चाहिए दोस्तों। सबसे पहले पहला जो कार्य है वो शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना। हमारे शरीर को कोई किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसकी सूचना किसको देना? मस्तिष्क को देना, ठीक है। दूसरी बात, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का समन्वय करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना। अगली बात है आसपास से सूचना प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना, ठीक है, अपने मस्तिष्क को समझाना, भाई ये बात है। उस उत्तक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाना और तंत्रिका तंत्र से अंगों के लिए आदेश लाना। यानी कि जो तंत्रिका आवेग है उसको तो कहां तक ले जाना? तंत्रिका तंत्र तक। और तंत्रिका तंत्र से जो अंगों के लिए जो आदेश आया है कि इस अंग को यह हाथ हिलाना है, तो आदेश जो है इसको कहां पे? अंगों तक ले जाना, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र के कार्य है। पढ़ते हैं दोस्तों मानव मस्तिष्क। अगला टॉपिक है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क तीन झिल्लियों से मिलकर बना होता है। तीनों झिल्लियां इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। पहले है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो है ये झिल्ली सबसे बाहर की ओर स्थित होती है, ठीक है। दूसरा एरिकिनोइड। एरिकिनोइड मध्य में होती है और पायामेटर जो है सबसे अंदर की ओर स्थित होती है। ये कुछ अपना इस प्रकार का खोपड़ा होता है, दिमाग होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क जो है दोस्तों उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से भाग है इसके, ये हम लोग देखते हैं। तीन भागों में इसको डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्चिम मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क को दो भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे, सेरेब्रम और डाइसेफेलोन। और डाइसेफेलोन अगले तीन भागों में होगा, ठीक है, एपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीन भाग है। मस्तिष्क के दो भाग है दोस्तों, सॉरी मध्य मस्तिष्क के, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और कूरा सेरिब्राई, ठीक है। और पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग हैं। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स, ठीक है। ये भाग आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? वापस से रिप्लाई करेंगे, रिपीट करेंगे। आपके मस्तिष्क तीन भागों से मिलकर बना है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है वो सेरेब्रम और डाइसेफेलोन से मिलकर बना है। डाइसेफेलोन के तीन भाग होते हैं, एपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क जो है उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और कूरा सेरिब्राई। और पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स, ठीक है। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क जो है दोस्तों ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग होता है। मस्तिष्क का कैसा? सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग होता है। कौन? आपके अग्र मस्तिष्क। चलिए अग्र मस्तिष्क के कुछ जो इस इंपॉर्टेंट टर्म है वो पढ़ते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है? मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी सोचने का जो कार्य है वो कौन करेगा? अग्र मस्तिष्क करेगा। दूसरी बात मैंने पहले ही बताया आपको कि जो ऐच्छिक कार्य है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, उनका नियंत्रण भी कौन करता है? आपके अग्र मस्तिष्क करता है। ये लाइन आपके दिमाग में डाल लेना दोस्तों, ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी है। सूचनाओं को याद रखने का कार्य भी कौन करेगा? अग्र मस्तिष्क करेगा। उसके अलावा शरीर के विभिन्न हिस्सों से
सूचनाओं को एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना और उसका समायोजन करना, ये भी कार्य आपका कौन करता है, आपके अग्र मस्तिष्क। दूसरी बात, आपको भूख लगती है ना, तो पेट में जब उंदरे कूदते हैं तो उसका कार्य भी कौन करता है, भूख से संबंधित जो केंद्र है वो भी आपके अग्र मस्तिष्क में है। तो अग्र मस्तिष्क खत्म, बस यही लाइनें आपको याद रखनी है, एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब हम मध्य मस्तिष्क, फिर इनके एक एक भाग को पढ़ेंगे। मध्य जो मस्तिष्क है दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, है ना, सिर दर्द, श्वसन, ये सब चीजों को जो है, और प्रतिवर्ती क्रिया, इनको मध्य मस्तिष्क आपके कंट्रोल करता है। फिर आपका आता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क भी किसका काम करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, और सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब हो गया, लार का आना हो गया, वमन हो गया, है ना, ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसका एक पार्ट है कौन सा, अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क जो है दोस्तों, ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति का तथा संतुलन करने का कार्य करता है। जैसे पेन को उठाना, पेन को उठाना, ये अनुमस्तिष्क कार्य करता है। ठीक है, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो है अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे कौन कौन से, रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर, वमन यानी उल्टी वगैरह। ठीक है, पॉन्स की बात करता हूं, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन इत्यादि को जो है नियंत्रित करता है, कौन, पॉन्स। ठीक है, चलिए, ठीक है, यानी पश्चिम मस्तिष्क जो है श्वसन वगैरह की जो क्रियाएं होती है उनको आगे कंट्रोल करता है। अब आता है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु को पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, है ना, मैंने डायरेक्ट पेज ले लिया है इसका। ठीक है, चलिए, सबसे पहली लाइन क्या कहती है, पहली लाइन देखिए, मेरु रज्जु जो है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर पाए जाने वाले धागे नुमा रचना है। किसे, रीढ़ की हड्डी के अंदर पाए जाने वाली धागे नुमा रचना है। मेरु रज्जु जो है मस्तिष्क से फोरामेन ऑफ मैग्नम नामक छिद्र से बाहर निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहां से निकलता है, मेरु रज्जु मस्तिष्क से फोरामेन ऑफ मैग्नम नाम का छिद्र है उससे ये बाहर निकलता है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये भी याद रख लो, 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, ये भी 3 परतों से मिलकर बना होता है, 3 परतें इस पे भी होती हैं जिस प्रकार से मस्तिष्क में होती है, वही आपके ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, सबसे बाहरी, मध्य और आंतरिक। ठीक है, इन परतों से घिरा रहता है। चलिए परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है, तो आपको मैंने मुख्य मुख्य भाग आपको बताए मस्तिष्क के, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं चाहता था इसको बहुत ही लेंथी बना सकता था, बहुत ज्यादा चीजें इससे पूछी जाती है, लेकिन वो बड़ी कक्षाओं में, आपके नहीं। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको सही दिख रहा है। चलिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों, इसको पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है कायिक तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सोमेटिक। ठीक है, तो कायिक को पढ़ते हैं। ये केंद्रिका तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को ऐच्छिक क्रियाओं तक पहुंचाता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उससे सूचनाओं को इकट्ठा करेगा और ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाएगा। ठीक है, और स्वायत्त का कार्य क्या रहता है, स्वायत्त जो है ये केंद्रिका तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को अनैच्छिक पेशियों तक पहुंचाता है। यानी दोनों कार्य आप लोग समझिए, जो आपका कायिक तंत्रिका तंत्र है वो तो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो भी सूचनाएं आएगी उसको ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाएगा, जो ऐच्छिक, जो इच्छा के अनुसार पेशियां कार्य करती है, जैसे हाथ हिलाना वगैरह, है ना। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो भी सूचनाएं आएगी उनको अनैच्छिक पेशियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अब अनुकंपी क्या होती है, अनुकंपी जो है हृदय दर और श्वसन दर को बढ़ाती है। ठीक है, हृदय दर और श्वसन दर को जो है बढ़ाती है, यानी कि हार्ट रेट और आपकी कौन सी, आपके रेस्पिरेशन रेट को जो है वो बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। लड़ाई झगड़े से संबंधित होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो तंत्र है। ठीक है, उसके बाद पसीने का जो है स्त्रावण जो है बढ़ा देती है। किस प्रकार से लड़ाई होती है तो हम लोग पसीना तरबतर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है ना, तो शरीर जैसे लाल टाइप का हो जाता है, आंखें आंखें जो है ऐसे इस प्रकार छिड़ जाती है, तो आंखें की बो, है ना। आपातकालीन स्थिति में शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। एकदम से लड़ाई हो गई तो लड़ाई के टाइम में ये जय माता दी इस प्रकार से खड़े होके, है ना, जय माँ काली, जय भद्रकाली, जय बजरंगबली, इस प्रकार से करके हम लोग लड़ते हैं ना, वो वाली बात है ना। पाचक रस व लार रस के स्त्रावण को कम करती है। ठीक है, अगली बात, आंख की पुतली को सिकोड़ती है और छोटा करती है। ठीक है, और मूत्राशय को भी सिकोड़ देती है। ठीक है, चलिए,
परानुकंपी की बात करते हैं, ये आपके श्वसन दर को और हृदय के जो रेट है, हार्ट रेट है, उसको घटाती है, कम करती है। लड़ाई झगड़े संबंधित नहीं होती है ये, है ना। और पसीने का स्त्रवण जो है वो कम करती है। दूसरा, ये आंखें की भौं को सिकुड़ देती है, नॉर्मल स्थिति में, है ना, लाने का प्रयास करती है। और विश्राम अवस्था में जो है ऊर्जा का जो है स्त्रावण ये आपके करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और पाचक रस और लाल रस को स्त्रावण को बढ़ाती है। आंख की पुतलियों को फैला देती है, पुतलियों को, पुतलियां जो होती है ना आंख की, उनको फैला देती है। फिर आती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, कपालीय तंत्रिकाएं और अगली आती है मेरु तंत्रिकाएं। ठीक है, दोनों को पढ़ते हैं, चलिए। कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं, दोस्तों आपको दिख रहा होगा। कपाली तंत्रिकाएं जो है मनुष्य में 12 जोड़ी होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कपाली तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। जबकि मेरु तंत्रिकाएं जो होती है दोस्तों, ये 31 जोड़ी होती है। कितनी? 31 जोड़ी, है ना। स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, यानी 24 होती है। और मेरु तंत्रिका यानी 62 होती है, 31 जोड़ी होती है। आपको जोड़ी में पूछेंगे। शरीर की सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका कौन सी है? बेगस तंत्रिका। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, डाल दिया है मैंने यहाँ पे आपके, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी और लंबी मेरु तंत्रिका कौन सी होती है? तो साइटिका। अगर आपको क्रेनियल नर्व पूछ ले शरीर की सबसे बड़ी, तो कौन सी है? बेगस नर्व। और आपको अगर पूछ ले कि शरीर की सबसे बड़ी आपकी मेरु या स्पाइनल नर्व जो है वो कौन सी है, तो साइटिका है। सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका कौन सी है? तो एब्डुसेंस है। कौन सी? एब्डुसेंस है। फिर आता है घ्राण पिंड या ओल्फैक्टरी लोब। ये क्या होता है? घ्राण पिंड जो है ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, जो कि गंध का ज्ञान करवाता है। घ्राण पिंड यानी कि गंध का ज्ञान करवाता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य में ये विकसित नहीं है, ये स्वान वगैरह जो कुत्ते होते हैं उनमें ये विकसित होता है दोस्तों। आगे आता है एंडोक्राइन जो है सिस्टम, ठीक है, यानी अंतःस्रावी तंत्र। और ये शब्द जो है दोस्तों, ये बर्नाई ने दिया था। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर लूंगा तो आपको सही से दिखेगा, आई थिंक। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है? ये मैंने क्योंकि टाइम बचाना था तो मैंने हाथ से लिखवाया और इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अब आपके सामने, है ना। थोड़ा और बड़ा करें इसको, चलिए। आपको आई थिंक अब दिख रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, इधर ही सही है। चलिए चलिए, अंतःस्रावी तंत्र को देखते हैं। किसने दिया था? बर्नाई ने, ठीक है। और इसके जनक जो है वो है थॉमस एडिसन। दोनों क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। और इनकी जो स्टडी है वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। 3 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया कौन कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। चलिए, सबसे पहले आपको बहिस्रावी के बारे में ध्यान रखना है कि इसमें एंजाइम का स्रावण होता है। किसका? एंजाइम्स जो है जिनका सिक्रेशन कहां से होगा? बहिस्रावी से। और अंतःस्रावी का जो है, अंतःस्रावी जो ग्लैंड है वहां से हार्मोन जो है वो स्रावित होती है। दूसरा, आपके मिश्रित ग्रंथि जो एंजाइम व हार्मोन का स्त्रावण करती है। यानी बहिस्रावी क्या करेगी? एंजाइम का स्त्रावण करेगी। और अंतःस्रावी क्या करेगी? हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। जो मिश्रित होगी वो दोनों का करेगी, एंजाइम और हार्मोन दोनों, ठीक है। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है, इनमें नलिकाएं पाई जाती है। यानी एंजाइम जो बहेंगे वो किस में बहेंगे? नलिकाओं में बहेंगे। लेकिन आपके जो हार्मोन्स है दोस्तों, ये नलिका विहीन में नहीं, नलिका इसमें नहीं पाई जाती है ना, ट्यूबलेस, ठीक है। कैसी है? ट्यूबलेस है। और मिश्रित ग्रंथियां जो है वो 98% तो बहिस्रावी होती है और 2% कैसी होती है? अंतःस्रावी होती है, ठीक है। और बहिस्रावी के कौन कौन से उदाहरण हम लोग देख सकते हैं? तो ये जो यकृत होता है, लार ग्रंथि जो होती है और अश्वु ग्रंथि जो होती है, इनमें से एंजाइम निकलते हैं। आपके नलिका विहीन अंतःस्रावी जो होती है उसमें पीयूष ग्रंथि, आपके थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस, एड्रिनल और जितनी भी ये ग्रंथि आती है वो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? अग्नाशय ग्रंथि को ध्यान रखना है। ये मिक्स्ड ग्लैंड है, शरीर की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है ये, ठीक है। दूसरा, थायराइड जो है ये शरीर की सबसे बड़ी और बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। किसी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। और अग्नाशय ग्रंथि जो है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है।
एंजाइम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन। हार्मोन की जो खोज करता है वो है स्टर्लिंग। कौन है? स्टर्लिंग हार्मोन की खोज करता है। स्टर्लिंग और वेनिस द्वारा खोजा गया सर्वप्रथम जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर ही लेते हैं वापस से। छोटी आंत का भाग है ड्यूडेनम, उससे स्त्रावित होता है सिक्रेटिन। ठीक है, छोटी आंत का भाग है ड्यूडेनम, उससे स्त्रावित होता है आपके सिक्रेटिन। हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, स्टेरॉइड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हार्मोन से संबंधित जो अंग है वो ब्लड तक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। हार्मोन से संबंधित हार्मोन को जो है संबंधित अंगों तक ब्लड के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अग्नाशय ग्रंथि। क्या आती है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम लोग पेनक्रियाज भी बोलते हैं। एक मिनट, इसको वापस से बड़ा करना पड़ेगा। अगली बार हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा ही रखें। ठीक है, चलो, दिख रहा है आपको? अग्नाशय ग्रंथि की बात करता हूँ, पेनक्रियाज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये कहाँ पे होती है? तो अमाशय के समीप स्थित होती है, एक प्रकार के मिश्रित ग्लैंड है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है, इसमें लेंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती है, जिसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और एस या डेल्टा कोशिका। इसको डेल्टा कोशिका याद रखना, डेल्टा। ठीक है, अल्फा कोशिका जो है इससे हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन। कौन सा? ग्लूकेगोन। कार्य क्या करता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, कौन सी? अल्फा कोशिका। ठीक है, ये ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज में चेंज करता है। आपको एक प्रश्न पूछे कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलेगी, कौन सी कोशिका जो है बदलेगी? तो अल्फा कोशिका है। अल्फा कोशिका में ग्लूकेगोन हार्मोन पाया जाता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। बीटा कोशिका जो है इसमें हार्मोन निकलता है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। ये रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। कई बार आप लोगों ने ब्लड शुगर वाले जो पेशेंट देखे होंगे उसमें आपके इंसुलिन की जो है मात्रा कम पाई जाती है। जब इंसुलिन की मात्रा कम पाई जाती है तो वहां पे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमें क्या होता है? ब्लड शुगर जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, हम लोगों को क्या हो जाती है? शुगर हो जाती है ना। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे इंसुलिन की कमी होने पे जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तथा इस स्थिति में डायबिटीज मेलाइटस नाम का रोग हो जाता है। और इंसुलिन की अधिकता से वृद्धि होने से रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, ये जो है इस स्थिति में व्यक्ति को बेचैनी हो जाती है, बेहोशी हो जाती है। आपको बताइए शुगर वाले पेशेंट आजकल 80% शुगर वाले पेशेंट आपको मिलते हैं। डेल्टा कोशिका, इससे हार्मोन जो निकलता है वो सोमेटोट्रोपिन है दोस्तों। ये कार्य क्या करता है? अल्फा व बीटा कोशिका के हार्मोन पर नियंत्रण करता है। ठीक है, तीनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अग्नाशय ग्रंथि में तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। अल्फा कोशिका, ठीक है, इसमें लैंगरहैंस दीपिकाएं होती है, उसमें तीन कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और आपके डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन निकलेगी? ग्लूकागोन। बीटा कौन सी? इंसुलिन। और तीसरा जो डेल्टा है, डेल्टा कोशिका, ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन निकलती है। ठीक है, और ग्लूकागोन क्या करेगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। हाँ, इंसुलिन तो आपको पता ही है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आपके सोमेटोट्रोपिन है, ये अल्फा बीटा से जो भी हार्मोन निकलेगा उसको नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। इंसुलिन की खोज करता कौन से? बेटिंग और पेस्ट है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। कहां से खोजा? तो कुत्ते की अग्नाशय से, कुत्ते की अग्नाशय ग्रंथियों से खोजा गया है। अगला, वर्तमान में इंसुलिन जो है ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, जिसे ह्यूमिलीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है और ये पूछा जाएगा 2025 में किसी न किसी एग्जाम में, देख लेना आप। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। इसकी स्थिति जो है अग्र मस्तिष्क में सिफिनोइड हड्डी की सेलेटिका सेलाट स्ट्रिका गर्त में स्थित होती है। एक गर्त है, एक खड्डा है, सेलाट स्ट्रिका। ठीक है, आपको मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं वो मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ा रहा हूं। वैसे ये अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो लगभग 2 या 3 दिन का टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और बहुत ज्यादा समय का हो जाएगा वो, है ना। लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल से पढ़ेंगे, आप लोगों को बस सुनते जाना है और इस क्लास को 1 से 2 बार देख लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता है मैं क्रम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है,
आपको यहाँ पे अपना 3 से 4 क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड में आते हैं वही सही करने हैं, या फर्स्ट ग्रेड या सामान्य ज्ञान में, है ना। तो अगर हम लोग सामान्य विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लगभग हमको 3 से 4 मंथ लगते हैं, और 3 से 4 मंथ का क्या समय है हमारे पास, नहीं है दोस्तों। ठीक है, स्थिति इसकी कहां पे होती है, तो अगर मस्तिष्क में सिफेनोइड हड्डी होती है, उसमें एक गर्त होता है सेलाट श्रिका, और उस गर्त में जो है ये पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि जो है ये किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे अटैच होती है, हाइपोथैलेमस से ये अटैच होती है। ठीक है, मटर के दाने के समान होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों। कौन सी, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका वजन होता है 0.5 ग्राम। ठीक है, सबसे बड़ी थायराइड होती है। फिर आता है ये आपके हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और यहाँ पे जो गर्त है, ठीक है, ये गर्त है स्पिनोइड के पास में, उस गर्त में ये रहती है सेलाटिस्ट सिरका, ये गर्त है। हार्मोन कौन कौन सा निकालती है, तो अग्र पीयूष ग्रंथि जो है वो आपके एडिनो हाइपोफाइसिस से स्त्रावित हार्मोन जो है, ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्त्रावित, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। सबसे पहले आता है वृद्धि हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब पढ़ते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को। चलिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, शरीर की सामान्य और संतुलित वृद्धि करना इस हार्मोन का कार्य है। और थायरोक्सिन एक मिनट, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की उपस्थिति में वृद्धि हार्मोन अधिक प्रभावित होता है। यानी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड सॉरी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, ये कब प्रभावी रहेगा, कब ज्यादा प्रभावी रहेगा, तो आपके थायरोक्सिन जो हार्मोन है, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है, उस समय ज्यादा प्रभावित रहता है। इसकी अल्प स्त्रवण से, यानी हाइपो सिक्रेशन से क्या हो सकता है, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, बोनापन आ सकता है। यानी कम स्त्रावित होगा तो बोनापन आ सकता है। और एक रोग हो सकता है साइमन रोग, ठीक है, जिसमें रोगी पतला हो जाएगा, उम्र से अधिक वयस्क दिखना पड़े दिखेगा। और अधिकता से क्या होगा, तो अधिकता से जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन के अति स्त्रवण से जो है अति कायिकता आ जाती है, यानी लंबा वो बहुत हो जाता है। कहीं कहीं आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत ज्यादा लंबे पहाड़ के पहाड़ होते हैं लोग। थायराइड प्रेरक हार्मोन, अगला कौन सा, थायराइड प्रेरक हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसमें उस हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। और एक प्रकार का कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, अगला हार्मोन आता है एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जो एड्रेनल ग्रंथि से हार्मोन को स्राव को प्रेरित करता है। तो थायराइड प्रेरक हार्मोन जो है, ये थायराइड ग्रंथि से जो भी हार्मोन निकलेगा उसको प्रेरित करेगा। और एड्रेनोकार्टियोट्रोफिक हार्मोन जो है, यानी एसीटीएच जो है, ये आपके एड्रेनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलेगा उसको प्रेरित करेगा। अगला आता है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके एफएसएच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रजनन तंत्र से भी रिलेटेड है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, महिलाओं में अंडाशय जो है उसकी पुट्टिकाओं के विकास का और अंडाशय से निकलने वाली एस्ट्रोजन हार्मोन को ये नियंत्रित करता है, एफएसएच। और पुरुषों में भी जो है हार्मोन, ये हार्मोन जो है ये वर्षणों को शुक्राणु निर्माण में प्रेरित करता है। ठीक है, ये दो कार्य है। फिर आता है एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करूँ क्या इसको, चलिए, लेकिन ये फिर कटेगा यार, छोटा ही रहने देते हैं। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच, ये ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए, और गर्भाशय को निषेचित अंडे को ग्रहण करने के लिए, तीन चीजों के लिए प्रेरित करता है। कौन कौन सा, एक तो एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए जो है प्रेरित करेगा। दूसरा कार्पस ल्यूटियम जो होता है उसके निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। तीसरा है गर्भाशय को निषेचित अंडा जो है
उसको ग्रहण करने के लिए, ठीक है, उसको स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करेगा। और पुरुषों में क्या करेगा, तो ये वृषणों के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावण को प्रेरित करेगा। फिर अगला आता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। कौन सा? प्रोलेक्टिन। इसे ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। कैसा? ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन है, वो ल्यूटियोट्रोपिन है, ये ल्यूटियोट्रोपिक है, ठीक है। और या मेमाट्रोपिक हार्मोन भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों के स्त्राव को जो है प्रेरित करता है, दुग्ध के स्त्राव को प्रेरित करेगा प्रोलेक्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये आपको पता ही होगा, कई बार पूछा गया है। प्रोलेक्टिन हार्मोन, आपको पता है दूध में जो है एंजाइम पाया जाता है लेक्टिन हार्मोन, लेक्टिन, ठीक है, ठीक है, आपको पता ही होगा। मेलेनोसाइट या प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट या प्रेरक हार्मोन ये भी आपके मास्टर ग्लैंड में पाया जाता है। एक होता है वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और अगला होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये भी आपके किससे निकलता है? आपके पीयूष ग्रंथि से निकलता है। फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस शरीर ताप, भूख तथा प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, शरीर सुरक्षा आदि का नियंत्रित करता है। इसके द्वारा 9 ऐसे हार्मोन तत्व स्रावित किए जाते हैं जो पीयूष ग्रंथि के 7 हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करके शरीर की वृद्धि, विकास, समस्थैतिकता और उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो है इसका नियमन और समन्वय करते हैं। ये जो है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, ठीक है। अगला आता है अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, जो 2 पसलियों से बनी होती है, ठीक है, 2 पालियों से, सॉरी 2 लोब होते हैं इसमें, 2 पालियां होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ये मुख्य कोशिकाएं 2 हार्मोन टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन और थायरोक्सिन, इसको बोलते हैं T4 हार्मोन भी, ठीक है। और एक होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, इसे T3 हार्मोन भी बोलते हैं, इनका स्त्रावन करती है। और थायरोक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होते हैं जिसका मुख्य कार्य वृद्धि और नियंत्रित तथा शरीर का विकास करना होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे अल्प स्त्राव से क्या कौन कौन से रोग होते हैं, ये भी आपको कई बार पूछा जा सकता है। एक रोग होता है मिक्सोडीमा, एक होता है क्रिटिनिज्म और एक होता है घेंगा रोग या गाइटर भी बोलते हैं इसको। अच्छा, अतः स्त्रावी से हंसी मोटा रोग हो जाता है, जैसे थायराइड की आत्महत्या भी करते हैं। फिर आती है पराव2 या पैराथायराइड ग्रंथि। ये जो है पैराथायराइड हार्मोन जो है ये कोलिप हार्मोन का स्त्राव करती है, जिसका मुख्य कार्य रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना है, ठीक है। फिर आती है अधिवक ग्रंथि, जिसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये ग्रंथियां जो है दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है, जिसका रंग पीला और आकार पिरामिड की तरह होता है। पिरामिड किस प्रकार का होता है? नीचे सबसे बड़ा होगा, ठीक है, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से पिरामिड होते हैं, ठीक है। ये मानव शरीर में हार्मोन से संबंधित अनेक कार्य यथा रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, प्रोटीन और वसा को जलाना, है ना, और उसके साथ ही आपके तनाव पर प्रतिक्रिया देना, रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, इसके लिए उत्तरदायी है अधिवक ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। फिर आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये क्या होता है? ये अधिवक ग्रंथि का बाहरी भाग होता है जो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। विभिन्न स्तर जो है पृथक पृथक हार्मोन की आवश्यकता पड़ने पर स्त्राव करते हैं। एक होता है एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, ठीक है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि जो है थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, जो कि टी लिम्फोसाइट और टी सेल जो है उसके निर्माण को बढ़ाकर शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में निर्माण करती है। यानी ये थायराइड ग्रंथि आपके लिए बहुत थाइमस ग्रंथि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। थाइमस ग्रंथि जो है टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, उसे टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय भी कहा जाता है। फिर आती है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको अग्नाशय या पेनक्रियाज बोलते हैं। यह ग्रंथि अंतःस्रावी भाग लगभग 1-2% और मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाओं के झुंड का बना होता है, जिन्हें लेंगर हेंस द्वीपिकाएं कहते हैं। लेंगर हेंस द्वीपिका की कोशिकाओं में अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है, बीटा कोशिका इंसुलिन और डेल्टा आपके सोमेटोट्रोपिन, मैंने आपको पहले बता दिया। एक यहाँ पे एफ सेल भी होती है, ये पेंक्रियाटिक पेप्टाइड जो है इसका स्त्रावन करती है, ठीक है। पौधों में गति 4 प्रकार की गति होती है। एक होती है प्रकाशानुवर्तन गति, यानी प्रकाश की तरफ, जैसे सूरजमुखी का पौधा आप लोगों ने देखा, ठीक है, जिस तरफ प्रकाश होगा उस तरफ घूम जाएगा, ठीक है। एक होते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी से दूर जो है ये गति करती है। एक होता है रसायनुवर्तन, परागनली के अंडाशय की तरफ जो है ये गति करता है, ठीक है। जलानुवर्तन यानी कि पानी की जड़ों की तरफ जो है ये गति करेगा। तो ये 4 प्रकार की गति आपको ध्यान रखनी है, पौधों में पाई जाती है, ठीक है। पादप हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन हमको देखने हैं?
पादप हार्मोन पौधों में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये पदार्थ जो है पौधों में नियंत्रण और समन्वय करता है। पहला आपके आता है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है ये प्ररोह के अग्रभाग या टिप में जो है संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। अगला होता है जिब्रेलिन, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। और अगला होता है साइटोकाइनिन, ये फलों तथा बीजों के कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। फल वह बीज में जो है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि का संदमन करता है, यानी रोकता है वृद्धि को। ठीक है, पत्तियों को मुरझाना इस इनके प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा आपके नियंत्रण और समन्वय। हालांकि मुझे पता है कि आपको ये लगा होगा कि हम लोगों ने बहुत कम चीजें इसमें पढ़ी है, लेकिन ये चीजें वो है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक 4 से 5-6 दिन का भी हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने ये टॉपिक मात्र कितने टाइम में पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। ये हम लोगों ने 40 मिनट में पढ़ा है। तो 40 मिनट में ये टॉपिक करवाना हालांकि चैलेंज था, लेकिन मैंने करवाया आपके सामने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक एंजाइम के बारे में ध्यान रखना है, वो है लाइसोजाइम, जो आपके अश्वों में पाया जाता है और आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, और आपकी लार में पाया जाता है। ठीक है, लार में एमाइलेज भी पाया जाता है। तो ये एक एंजाइम ध्यान रखना, लाइसोजाइम। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे बताना, है ना। कुछ चेंजेस करना है, कुछ और भी डीपली पढ़ाना है, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करना। आप लोगों का कमेंट मुझे हर प्रकार से मोटिवेशन देता है। अच्छा या बुरा किसी प्रकार का कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी और अन्य क्लास में, तब तक के लिए राम राम, साथ शुभ दिन, जय श्री राम।